गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध पार्ट 2। इसमें पढ़ेंगे जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियां। 19वीं सदी के अंत से ही यूरोप के देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। पूर्व यूरोप महाद्वीप में एक देश दूसरे देश के प्रति तनाव बढ़ता जा रहा था और सारे महत्वपूर्ण देश यह मानकर चल रहे थे कि देर सवेर मतलब आज नहीं तो कल युद्ध होने ही वाला है। लेकिन युद्ध में वे अकेले न पड़ जाए, इसलिए उन देशों ने और लगभग दूसरे सारे देशों से कुछ कुछ संधियां कर रखी थी। उनमें ऐसी शर्तें थी कि यदि एक देश किसी दूसरे देश से युद्ध करता तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। उदाहरण के लिए पहले विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाली कुछ संधियां इस प्रकार है। त्रिदेशीय संधि। सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई जिसके अनुसार इनमें से किसी एक देश पर, फ्रांस या रूस, जर्मनी पर या फिर ऑस्ट्रिया पर या फिर इटली पर, इनमें से किसी एक देश पर यदि फ्रांस या रूस आक्रमण कर देता है तो बाकी दो देश युद्ध में उतरकर उसकी सहायता करेंगे। अगर फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण कर देता है तो ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली क्या करेंगे? जर्मनी की सहायता करेंगे। फिर है त्रिदेशीय समझौता। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के संधि के अनुसार रूस और फ्रांस को अलग थलग पड़ने का खतरा था। वे दोनों जर्मनी की बढ़ती ताकत और आक्रामकता मतलब उसके आक्रमण के व्यवहार से चिंतित थे। ब्रिटेन भी जर्मनी के नौसैनिक ताकत से चिंतित था। ब्रिटेन औद्योगिक देश था, सबसे शुरू वहीं से औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ। वो सक्षम था लेकिन फिर भी वह चिंतित था। अतः ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता सन 1907 में किया। ये 1882 और ये 1907 मतलब प्रथम विश्व युद्ध होने के पहले की बात है। 1907 में इस शर्त पर किया गया कि यदि उनमें से किसी एक पर कोई अन्य देश आक्रमण करे तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे। जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी ने समझौता किया था, संधि की थी, वैसे ही ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने भी मिलकर ऐसे ही समझौता किया। इनके अलावा जर्मनी ने तुर्की साम्राज्य से एक समझौता किया कि अगर जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस युद्ध में उतरेगा तो तुर्की जर्मनी का साथ देगा। दूसरी ओर रूस ने सर्बिया से समझौता कर रखा था कि अगर ऑस्ट्रिया उस पर हमला करे तो रूस सर्बिया की सहायता करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे देश समझौते के जटिल जाल में बुनकर बैठे हुए थे। पूरा यूरोप दो बड़े खेमों में बंट गया था। एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ ब्रिटेन नेतृत्व करने वाला था। मतलब शक्तिशाली देश यहाँ जर्मनी और ब्रिटेन थे, जो दो गुटों में से मुख्य कार्यकर्ता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए। दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच सर्बिया में, क्योंकि ये इनका समझौता कौन से सन की बात है? सन 1807 और 1907 और 1882 की बात है। तो इसी बीच जब सर्बिया में राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार और राजवधू की हत्या कर दी, तब ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर हमला करने का मौका मिल गया। रूस और सर्बिया की मदद के लिए और युद्ध में उतर गया और जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद के लिए तैयार हो गया। अब हम पढ़ेंगे अति राष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवाद। लोगों के मन में अति राष्ट्रवादी भावनाएं मतलब अपने राष्ट्र के प्रति कुछ भी करने के लिए उनके मन में ऐसी भावनाएं बनाई गई। कुछ ऐसी स्थिति आई जिसके कारण लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी। और सैन्यवाद, वहाँ के लोगों ने, अलग अलग देशों ने अपने को उच्च बनाने के लिए अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया। इसमें देखो, सारे राष्ट्र यही मानने लगे कि जिसके पास सबसे अधिक सैनिक शक्ति होगी, भूमि होगी, सबसे अधिक उपनिवेश होंगे, वही सर्वशक्तिमान होगा
और जो ऐसा नहीं करेगा उसे दूसरे ताकतवर देश कुचल देंगे। दूसरी ओर कई नए समुदाय जिनकी भाषा अपनी भाषा या धर्म था, अपने आप को राष्ट्र मानकर अपने लिए स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। जो राज्य स्वतंत्र नहीं थे वो अपने आप को भी स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष करने लगे और सारे राष्ट्र यही मानने लगे कि जिसके पास सबसे अधिक उपनिवेश होगा, जिसके पास सबसे अधिक भूमि होगी, वही सर्वशक्तिमान होगा और वही आगे बढ़ पाएगा। अपने आप को स्वतंत्र मानने के लिए संघर्ष करने लगे थे। उनमें से प्रमुख थे पोलिश, चेक, हंगरी और यहूदी और स्लाव। इनमें से किसी का अपना स्वतंत्र राज्य नहीं था, इसलिए वो अपने आप को स्वतंत्र बनाना चाहते थे। मध्य यूरोप में ऐसे अनगिनत समूह राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर वर्तमान साम्राज्यों को तोड़कर अपने अपने स्वतंत्र देश के निर्माण के लिए प्रयास करने लगे। इस समय कई लोग डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे और वे सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करते थे। अर्थात वे सोचते थे कि योग्यतम राष्ट्र ही बचेगा और उन्नति करेगा। मतलब जो योग्य होगा, जो सर्वशक्तिमान होगा, जिसके पास अधिक भूमि होगी, अधिक उपनिवेश होगा, वही उन्नति करेगा। अतः यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है। मतलब ये जो संघर्ष करना है, युद्ध करना है, वो क्या है? प्रकृति का नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। विभिन्न राष्ट्र के लोग अपनी अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट समझते थे और कमजोर राष्ट्रों पर शासन करना अपना कर्तव्य मानते थे। इसी बहाने अन्य जातियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने की चाहत से मानवता की भावना कमजोर पड़ने लगी और नरसंहारशील लोगों की नैतिक भावना को अधिक ठेस पहुंचती थी। अपने लाभ के लिए सैनिक बल के प्रयोग में कोई अनौचित्य नजर नहीं आता था। जब सब लोग यही मानने को तैयार हो बैठे कि संसार हमारे लिए है और सारी दुनिया पर राज करना है, मतलब यह जो संसार है वो हमारे लिए है और हमको इसमें राज करना है। विश्व में अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार करना है। विश्व में, पूरे विश्व में जो काबिल होगा, जो सर्वशक्तिमान होगा, वो अपनी सभ्यता का और धर्म का प्रचार करेगा। तो एक दूसरे से टकराए बिना यह कैसे संभव हो सकता था? समाचार पत्रों का जनमत को प्रभावित करने महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के समय सभी देशों के समाचार पत्रों ने उग्र राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जिससे जनता में उत्तेजना बढ़ी और शांति समझौता करना कठिन हो गया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता में उत्तेजना बढ़ी और शांति समझौता करना कठिन होने लगा। जब ब्रिटेन के समाचार पत्रों में कैसर विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की गई तो जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड को अपना शत्रु समझ लिया। जब समाचार पत्रों में विलियम द्वितीय की नीतियों की आलोचना की गई तो जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड को अपना शत्रु मान लिया। इसी प्रकार जर्मनी की जनता ने इंग्लैंड की जनता को उकसाया और फ्रांस और जर्मनी के संबंध भी समाचार पत्रों के कारण बिगड़ने लगे। फिर ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के पश्चात सर्बिया और ऑस्ट्रिया के समाचार पत्रों में एक दूसरे के खिलाफ कटुतापूर्ण लेख लिखे गए। जब ऐसी घटना हुई तो अपने अपने समाचार पत्रों में दूसरे देश के बारे में कटुतापूर्ण, मतलब कड़वी कड़वी बातें लिखी गई। इससे दोनों देशों की जनता में द्वेष उत्पन्न हो रहा था और इस तरह से राष्ट्रवादी भावना पनपने लगे और लोग अपने राष्ट्र के लिए सैनिक
पढ़ने लगे और सेना में शामिल होने लगे। सैन्यवाद अतिराष्ट्रवादी भावना का ही परिणाम था। यूरोप के सारे लोग अपनी सरकारों के दावों को मानकर युद्ध करने के पक्ष में हो गए। जो आम जनता भी थी वो भी युद्ध करने के पक्ष में हो गए। यूरोप के देशों में युद्ध विरोधी धारा धीरे धीरे विकसित हो रही थी, जिसमें मुख्य रूप से मजदूर आंदोलन और महिला अधिकार आंदोलन के लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने यह कहकर युद्ध का विरोध किया कि यह लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि शासकों के हित में था। पूरे यूरोप के लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन कुछ वर्ग था जैसे मजदूर वर्ग और महिलाएं थी जो इस युद्ध का विरोध कर रही थी। महिला आंदोलन ने कहा, हालांकि युद्ध करने का निर्णय पुरुष अपनी शान के लिए करते हैं, पर इसका वास्तविक बोझ महिलाओं को ही ढोना पड़ता है। सन 1914 के युद्ध के खिलाफ बोलने वालों में जर्मनी के कार्ल लाइबनेट, पोलैंड की रोजा लक्जमबर्ग, रूस के लेनिन और ब्रिटेन की सिल्विया पैंखस्टर प्रमुख थीं। लेकिन सन 1914 के युद्ध विरोधियों की आवाज़ें दबकर रह गईं। जब इन प्रमुख महिलाओं ने युद्ध विरोधी आंदोलन किया तो उनकी आवाज़ें दबकर रह गईं। लेकिन जब युद्ध में हजारों लोग मारे गए और अपाहिज होकर घर लौटे तो युद्ध की वास्तविकता लोगों के सामने आ गई और लोगों में भी विरोधी भावना प्रबल होने लगी। आज के लिए बस इतना।